नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम BA तृतीय वर्ष अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है उसमें लेसन 15 व्यापार चक्र ट्रेड साइकिल का अध्ययन करेंगे। व्यापार चक्र क्या है, किस तरह से उत्पन्न होते हैं और देश की इकोनॉमी को किस तरह से प्रभावित करते हैं, ये व्यापार चक्रों के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाएगा। व्यापार चक्र अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी, अर्थव्यवस्था में तेजी मंदी किस तरह से उत्पन्न होती है, अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी का क्या प्रभाव होता है, इसके तहत व्यापार चक्रों की परिभाषा आती है। हम देखते हैं अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी। तेजी का मतलब हम समझते हैं उत्पादन में वृद्धि और मंदी का मतलब समझते हैं उत्पादन में कमी। अब उत्पादन में वृद्धि और उत्पादन में कमी क्यों उत्पन्न होती है? उत्पादन में वृद्धि कब होती है? जब मांग अधिक होती है। मांग अधिक होगी तो प्रोडक्शन अधिक बढ़ेगा। अब हम एक कड़ी पहले आते हैं, मांग अधिक क्यों होती है? मांग अधिक तब होती है जब अर्थव्यवस्था में लोगों के पास धन अधिक होता है, और धन अधिक होगा तो मांग अधिक होगी, मांग अधिक होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। अब धन का प्रवाह केंद्रीय बैंक और सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है, तो सरकार और केंद्रीय बैंक किस प्रकार से मुद्रा की मात्रा को परिवर्तित करके देश में तेजी की स्थिति को नियंत्रित करते हैं, और उसी के विपरीत जब मंदी की स्थिति आ जाए तो भी सरकार और केंद्रीय बैंक किस प्रकार से इसका नियंत्रण करते हैं। तो ये जो तेजी और मंदी है ये व्यापार चक्र कहलाते हैं। अर्थव्यवस्था में कभी तेजी और कभी मंदी, कभी उतार कभी चढ़ाव ये आते रहते हैं, और ये नियमित न होकर के जब बहुत अधिक समय के पश्चात बहुत तेज़ी से आए जाएँ तो इनको व्यापार चक्रों का नाम दे दिया जाता है, ट्रेड साइकिल। इसकी जो परिभाषा है लिप्सी और क्रिस्टल ने दी है कि व्यापार चक्र आर्थिक क्रियाओं का निरंतर उतार एवं प्रवाह है जो मौसमी समायोजनों के पश्चात दीर्घकालीन प्रवृत्ति के इर्द गिर्द चलता रहता है। व्यापार चक्र आर्थिक क्रियाओं का निरंतर उतार एवं प्रवाह होता है जो मौसमी समायोजनों के पश्चात दीर्घकालीन प्रवृत्ति के इर्द गिर्द चलता रहता है। यानी कि मौसमी समायोजन अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय पे, जैसे दिवाली के समय तेजी आ जाती है, दिवाली चली गई तेजी खत्म, वो तेजी नहीं। मौसमी समायोजनों के एडजस्ट के बाद जो निरंतर लंबे समय तक बनी रहे वो तेजी और मंदी का जो अध्ययन किया जाता है वो व्यापार चक्र कहलाते हैं। अब व्यापार चक्र की अवस्था जैसा कि हम डायग्राम में देखते हैं कि एक निश्चित जो PX बना हुआ है अक्ष पे, इसके पश्चात PP जो एक्स है ये निश्चित प्राइस लेवल को दर्शा रहा है। इसके पश्चात नीचे की तरफ जब आते हैं A से B बिंदु पर आ रहे हैं तो रिसेशन की स्थिति कहलाती है, मंदी। उसके पश्चात B बिंदु जो है ये पहले की स्थिति, ट्रोट। इसका धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में रिकवरी होती है, B से C की स्थिति पर पहुँच जाते हैं। C जो अर्थव्यवस्था में है वो पीक है, उसके बाद फिर C से D पर रिसेशन है, फिर रिसेशन के बाद एकदम से तेज़ी आती है और ये तेज़ी D से E बिंदु पर चली जाती है और पीक की स्थिति बहुत अधिक हो जाती है। उसके पश्चात वापस E से J F पे आ रहे हैं तो ये मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये ट्रेड साइकिल की स्थिति कहलाती है। तो ये जो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार अर्थव्यवस्था में हमेशा मंदी, फिर ट्रोट, फिर रिकवरी, फिर पीक, ये जो साइकिल उत्पन्न होता है, एक मोड़ की स्थिति, फिर अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी, ये जो आती है इसे ही ट्रेड साइकिल कहते हैं। तो न्यूनतम बिंदु है ट्रोट, ये व्यापार चक्र का पैदा है। इसमें हमेशा ऊंची बेरोजगारी, उपभोक्ताओं की मांग में कमी, व्यावसायिक हानि, विनियोगों में कमी आदि उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था मंदी की ओर अग्रसर होती है। इनके व्यापार चक्रों की अवस्थाओं के बारे में अगर पढ़ें तो जो ट्रोट की स्थिति है ये मंदी का जो न्यूनतम बिंदु है वो है बेरोजगारी, मांग में कमी, गरीबी, आर्थिक असमानताओं में वृद्धि, इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब व्यापार चक्र न्यूनतम बिंदु से ऊपर की ओर आने लगता है तो उसमें धीरे धीरे सुधार की अवस्था आती है जिसको कि रिकवरी कहा जाता है, जो B से C बिंदु के बीच में दिखाई दे रही है। इसमें उत्पत्ति, आमदनी, रोजगार, उपभोग, विनियोग आदि में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे निराशा से आशा की ओर बढ़ने लगती है। उसके पश्चात तीसरी जो अवस्था आती है वो पीक, चोटी की अवस्था होती है, जो कि हमें C बिंदु पर और E बिंदु पर दिखाई दे रही है। इसमें अर्थव्यवस्था व्यापार चक्र सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं। इसमें पूर्ण रोजगार, उच्च स्तरीय विनियोग, उत्पादन में भारी वृद्धि, कीमतों और ब्याज दरों में वृद्धि, शाख का विस्तार होता है। अर्थव्यवस्था अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। उसके पश्चात धीरे धीरे वापस से हल्की मंदी आती है, जो A से B के बीच में दिखाई गई है, C से D के बीच में दिखाई गई है, E से F के बीच में दिखाई गई है।
इसमें उत्पादन, रोजगार, विनियोग, मांग, मुनाफे आदि में कमी आने लगती है। विकास की दर पहले से कम हो जाती है। आर्थिक क्रियाओं में शिथिलता आने लगती है। तो ये व्यापार चक्रों की अवस्थाएं थी। ये व्यापार चक्र किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में तेजी, मंदी, रिकवरी, पीक, ट्रोट ये स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। तो व्यापार चक्रों की विशेषताएं हम देखें तो व्यापार चक्रों की निश्चित और नियमित आवर्ती प्रकृति होती है। व्यापार चक्र होते हैं जो निश्चित और नियमित अंतराल पे आते रहते हैं। इनमें सामयिकता, एक निश्चित समय के बाद आने की स्थिति होती है। जैसे दिवाली के बूम की स्थिति आ गई, उसके बाद होली पे वापस बूम की स्थिति आ जाएगी। ये सामयिक स्थिति पे आते रहते हैं। गति लहरों के समान होती है, कभी ट्रोट, कभी रिकवरी, कभी ट्रोट, कभी रिकवरी, रिसेशन, टॉप। और संचयी स्वरूप होता है, कम्युलेटिव, इसका जो स्वरूप होता है वो कम्युलेटिव होता है। संचयी स्वरूप में मतलब अर्थव्यवस्था में जब रिकवरी होती है तो एक दूसरे से अनगिनत रूप से रोजगार भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, ब्याज दर भी बढ़ेंगे, साख का निर्माण भी बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ती चली जाती है। और जब रिसेशन की स्थिति आती है, मंदी की स्थिति आती है, तो सारी चीज़ें एक संचय रूप में घटने लग जाती हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है इससे, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में पाई जाती है। ये कई बार राष्ट्रीय रूप में जो मंदी होती है अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लेती है। जिसकी वर्तमान स्थिति में हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय मंदी चल रही है। कोरोना का प्रभाव या इससे पहले भी जो मंदी थी वो अंतर्राष्ट्रीय मंदी थी, क्योंकि पूरे विश्व को, अपने एक देश अगर मंदी की चपेट में आता है तो धीरे धीरे पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी को अपनी चपेट में ले लेता है। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था अधिक बड़ी है, जैसे चीन है, भारत है, अमेरिका है, इनकी जो इकोनॉमी है ये इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि पूरे विश्व की इकोनॉमी को प्रभावित करती है। अमेरिका की मंदी धीरे धीरे भारत में भी आ गई, चाइना में मंदी हो गई, रूस में भी हो गई, और ये पूरे विश्व को अपनी चक्कर में ले गई। क्या कारण है? तो इनके कारण देखें तो आंतरिक कारण और बाह्य कारण दोनों होते हैं। देश के अंदर के कारण भी हो सकते हैं और विदेशों के कारण भी हो सकते हैं। आंतरिक कारण में देखें तो समग्र मांग में परिवर्तन है। जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें परिवर्तन हो जाता है। जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था की मांग कम या अधिक हो जाए तो अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र आएंगे ही आएंगे। जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग कम हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब समग्र मांग अधिक हो जाती है तो अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा प्रमुख कारण है गुणक त्वरक की परस्पर क्रिया। गुणक और त्वरक, हमने अर्थव्यवस्था मैक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन करेंगे कि गुणक और त्वरक किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को आगे की तरफ ले जाते हैं। गुणक विनियोग में परिवर्तन से आय में परिवर्तन है, और त्वरक है आय में परिवर्तन से विनियोग में परिवर्तन। अगर गुणक और त्वरक एक दिशा में आगे बढ़ते हैं तो अर्थव्यवस्था को तेजी की स्थिति में ले जाते हैं, और अगर विपरीत दिशा में डाउनवर्ड स्लोप में आ गई तो अर्थव्यवस्था को मंदी की स्थिति में ले आते हैं। अब शूमपीटर के अनुसार नव प्रवर्तनों का भी व्यापार चक्रों पर, इनोवेशन का भी व्यापार चक्रों पर प्रभाव पड़ता है। जब नई नई खोजें होती हैं, नए नए इनोवेशन होते हैं, पुरानी तकनीकों के स्थान पर नई तकनीकों को काम में लिया जाता है तो अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति उत्पन्न होती है। और जब नव प्रवर्तन वापस से पुराने हो जाते हैं तो वापस से वही मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था किसी परिवर्तन नव तकनीक को अपना लेगी तो स्वतः ही वो तकनीक धीरे धीरे पुरानी हो जाएगी, क्योंकि सब लोगों के पास उपलब्ध हो जाएगी। फिर किसी नई तकनीक की खोज होगी, फिर उसकी तरफ अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से, जिसके कारण बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती है, फिर तेज़ी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर संपूर्ण अर्थव्यवस्था उस तकनीक को अपना लेती है ताकि फिर उसमें मंदी की स्थिति आ जाती है। मौद्रिक तत्वों में परिवर्तन, मौद्रिक तत्वों में जो परिवर्तन है ये ब्याज की दरों में परिवर्तन लाते हैं। ब्याज की दर में परिवर्तन अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न करते हैं। मुद्रा की मांग में परिवर्तन, मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन, मुद्रा की मांग और पूर्ति में परिवर्तन भी ब्याज दरों में ही ब्याज दरों में परिवर्तन लाते हैं। ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा प्रभावित होती है, और मुद्रा की मात्रा प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र उत्पन्न होते हैं। और उत्पादन में परिवर्तन, उत्पादन में यदि किसी कारण से परिवर्तन हो जाए, चाहे वो प्राकृतिक आपदा कारण परिवर्तन हो या फिर हड़ताल आदि संकट के द्वारा परिवर्तन हो जाए, जैसे कोरोना में किसी में शटडाउन हो गया था, इसके कारण परिवर्तन हो जाए तो अर्थव्यवस्था में मंदी या तेजी की स्थिति को लेकर के आते हैं। तो अत्यधिक उत्पादन हो जाए, प्राकृतिक अवस्थाएं अनुकूल स्थिति में आ जाए तो अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाती है, क्योंकि उत्पादन बढ़ जाता है। और अगर विपरीत स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएँ तो अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाती है। तो इस प्रकार ये व्यापार चक्रों के आंतरिक कारण थे। बाह्य कारण देखें तो चुनाव, अर्थव्यवस्था में चुनाव के समय तेजी की स्थिति बना देती है, क्योंकि अनावश्यक रूप से धन व्यय होता है, अपने आप ही डिमांड बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ने लग जाता है। राजनीतिक घटनाएं इस प्रकार की होती हैं कि वो व्यापार चक्रों में परिवर्तन ला देती हैं। नए आविष्कार, नए सुधार, ये जो तकनीकी के परिवर्तन को लाते हैं, ये अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी को प्रभावित करते हैं। इन्हें रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं? इनके रोकने के उपाय देखें तो प्रतिबंधात्मक उपाय और निवारणात्मक उपाय आते हैं।
प्रतिबंधात्मक उपायों में तो व्यापार चक्रों में पहला उपाय देखें तो प्राकृतिक निर्भरता में कमी की जानी चाहिए। प्राकृतिक निर्भरता में इकोनॉमी रहेगी तो अर्थव्यवस्था में तेजी मंदी रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि प्राकृतिक निर्भरता से देखें तो कृषि तो मानसून का जुआ है ही। जब मानसून अनुकूल हो जाए तो बहुत अधिक तेजी हो जाती है, जब मानसून प्रतिकूल हो जाए तो मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो प्राकृतिक निर्भरता में कमी की जानी चाहिए। आयात निर्यात द्वारा मांग और पूर्ति में संतुलन। मांग और पूर्ति में कमी और वृद्धि से तेजी और मंदी की स्थिति उत्पन्न होती है। मांग बढ़ जाए तो तेजी आएगी, पूर्ति बढ़ जाए तो मंदी आएगी। अब अगर मांग और पूर्ति को आयात और निर्यात के द्वारा समायोजन कर दें, अगर मांग अधिक बढ़ रही है तो आयात कर लें और अगर पूर्ति अधिक बढ़ रही है तो उसका निर्यात कर दें, तो अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की स्थिति से बचा जा सकता है। मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों में आपस में समन्वय होना चाहिए। केंद्रीय बैंक और सरकार दोनों आपस में समन्वय स्थापित करके व्यापार चक्रों को नियंत्रित कर सकते हैं। उत्पादन और उपभोगों में सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए कि उत्पादन कितना हो रहा है, किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है, किस उपभोग क्या है, इसमें आपस में सामंजस्य हो ताकि उसका निर्यात किया जा सके और आयात भी किया जा सके। और सट्टेबाजी पर नियंत्रण होना चाहिए। और अगर इसके निवारणात्मक उपाय देखें कि व्यापार चक्र उत्पन्न ही हो गए तो फिर वो कैसे मिटाना है, तो वही मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति में हम देखते हैं, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है, वही बैंक दर, रिजर्व अनुपात, खुले बाजार क्रियाएं, मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। और राजकोषीय नीति में भी सरकार मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करके विभिन्न प्रकार के उपाय अपना करके देश में व्यापार चक्रों की स्थिति पर नियंत्रण रखती है। राशनिंग की व्यवस्था करती है, कीमतों पर नियंत्रण लाती है सरकार। कीमतों पर नियंत्रण करके भी देश में मुद्रास्फीति और अविस्फीति की स्थिति से बचा जा सकता है। व्यापार चक्रों की ओर धकेलने से अर्थव्यवस्था को रोका जा सकता है। और राशनिंग की व्यवस्था जब बहुत अधिक महंगाई अधिक हो जाए तो सरकार राशनिंग करके भी लोगों को आवश्यक वस्तुएं उचित कीमतों पर उपलब्ध करवाती है ताकि देश में तेजी मंदी की स्थिति का प्रभाव आम जन लोगों पर ना पड़े। ये इसके निवारणात्मक उपाय हैं। तो प्रतिबंधात्मक उपायों में किस प्रकार से रोका जा सकता है, निवारणात्मक उपायों में अगर अर्थव्यवस्था में तेजी मंदी आ गई तो सरकार क्या क्या उपाय करके इसको प्रभाव को कम करती है व्यापार चक्रों के। तो ये व्यापार चक्र थे जिसका कि हमने अध्ययन किया। ये भारतीय ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का 16वां अध्याय था। और इसके बाद हम देखेंगे मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। बहुत बहुत धन्यवाद।